हाल ही में हमने कुछ तस्वीर देखी, कुछ खबरें पढ़ी जो कि पहले भी रिपोर्ट होती रही हैं कि आपका जो अपना शादी का जो फोटोशूट था वो आपने K2 पर किया था। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये आइडिया आपको कैसे आया, फिर हम जो आगे चैलेंजेस हैं उन पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। अगर आप वो जो ब्राइडल शूट की बात कर रहे हैं, वो बेसिकली 2018 में मैंने और मेरे हस्बैंड ने प्लान किया था K2 बेस कैंप पे। वहाँ पे हम अपना मतलब वी वांटेड टू सेलिब्रेट आवर वेडिंग एंड फोटो शूट करना चाहते थे, और वो 2018 में किया। 2020 में मैंने जब वो पिक्चर्स सोशल मीडिया पे डाली तो वो जस्ट वेंट वायरल। तो ये आइडिया किसका था नायला? एक्चुअली मेरा ही था। मुझे K2 देखने का बहुत ज्यादा शौक था बचपन से, और वो ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही थी पहले। मतलब पहले छोटे थे तो घर से इजाजत मिलना मुश्किल था, फिर मतलब वो पूरा प्लान करना, पहले तो पता भी नहीं था K2 कहाँ पे। तो बस मेरा बहुत शौक था कि K2 माउंटेन को देखना है। तो फिर मैंने ही प्लान किया था कि यही इतना बड़ा इवेंट है हमारा, मतलब वेडिंग का फोटोशूट, वो वहां जाके करते हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा कि हमने देखा कि कई आपसे मुतल्लिक जो खबरें हैं, जो आपने अवार्ड्स हासिल किए, हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन इस फील्ड का इंतखाब आपने उसी दिन से शुरू किया था? क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जब आप वहाँ पे गई, फोटोशूट आपने किया, तो उसके बाद आपने उस फील्ड का इंतखाब भी किया और फिर आपने बाज़ाब्ता तौर पर ये शुरू किया। क्या ये हकीकत है कि उस दिन के बाद आपने बाज़ाब्ता तौर पर इस पर काम शुरू किया था? नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है। जब मैं उस ट्रैक पे थी तो अनफॉर्चुनेटली मेरे हस्बैंड को स्कर्दू से वापस जाना पड़ा था। तो वो इवेंचुअली उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि तुम अकेली चली जाओ, बिकॉज वी वर प्लानिंग टू हैव किड्स। तो बच्चों के बाद तो तुम नहीं कर पाओगी, मतलब हम दोनों ने किया था। तो मैं हर रोज इस ट्रैक पे सोची थी कि मैं इधर कभी नहीं वापस आऊंगी। लेकिन आई गॉट इंस्पायर्ड बाय क्लाइंबर्स जब मैंने उनसे मिली वहां पे। और जब वापस आई थी तो देन एक स्ट्रेंजर ने मुझे मैसेज किया था कि वुड यू लाइक टू क्लाइंब अ पीक। ठीक है, नौशीन आपसे बात करेंगे खास तौर पर। हम तो काफ़ी अरसे से आपको पार्लियामेंट के अंदर बाहर भी देख रहे हैं, लोग आपको फॉलो भी करते हैं, आपसे सीखते भी हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी हमने देखा है। लेकिन अब लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आप सहाफ़त में कब आईं, कैसे आईं, किसी से इंस्पायर होके आईं, अपना एक पैशन था, कैसे आईं? नादिर, जब मैंने मैस कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया तो उस वक्त नया स्टार्ट हुआ था पाकिस्तान के अंदर, मीडिया बूम आ रहा था, मैस कम्युनिकेशन, मीडिया, न्यूज़ चैनल्स आ रहे थे, कैमरा बना था। उस टाइम मैंने कहा कि मुझे अपॉर्चुनिटी मतलब अपनी जर्नलिज्म में ही जाना चाहिए। मैंने कोशिश की, और आप सार आलम थे उस टाइम, वो वक्त टीवी द नेशन में होते थे, और उन्होंने मुझे वहाँ पर हायर किया। उसके बाद फिर वहाँ से मेरा जर्नलिज्म का करियर स्टार्ट हुआ। फिर ऐसा करके डिफरेंट जगहों पर मैंने काम किया, डॉन में भी काम किया मैंने, फिर मैं जियो में चली गई। लेकिन स्टार्ट मेरा वहाँ से हुआ था, और मुझे यही था क्योंकि बचपन में आपको जब हम छोटे थे तो पाकिस्तान में CNN और BBC की नशरियात बहुत दिखाई जाती थी। उनको देखकर एक इंस्पिरेशन होती थी कि काश हम लोग भी इसी तरह की रिपोर्टिंग कर सकें जैसे ये लोग कर रहे हैं। बहुत इंस्पायर होते थे। तो वो एक बेसिक वजह बनी कि जिसकी वजह से मैं जर्नलिज्म की तरफ माइल हुई। फिर उस टाइम मीडिया बूम भी उसी टाइम आ गया पाकिस्तान में। तो ये 2007 के अराउंड मैंने जर्नलिज्म को ज्वाइन किया, और उसके बाद से अब तक इसी शोबे से वाबस्ता हूँ और रिपोर्टिंग ही कर रही हूँ। तो अभी पछतावा तो नहीं है? नहीं, पछतावा बिल्कुल भी नहीं है। कभी कभी तो बंदा हेक्टिक हो जाता है, बहुत थक जाता है। जैसे ईद के मौके पर ड्यूटी करना, घर से बाहर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब हैपनिंग्स हो रही होती है तो आप बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं कि वो बहुत सारी चीजें जो बाकी लोग नहीं देख रहे, वो आप अपनी आंखों से देखकर लोगों को बता रहे हैं, आप विटनेस कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको बहुत मतलब मजा देती हैं, आप इंजॉय करना शुरू हो जाते हैं अपनी फील्ड को। और इसी वजह से आज तक शायद हम मतलब मैं अपने आप को समझती हूँ कि मैं जर्नलिज्म से वाबस्ता इसलिए हूँ क्योंकि मैं उसको बहुत इंजॉय करती हूँ अपनी फील्ड को। और इसके साथ साथ मुझे अच्छा लगता है कि मेरी फैमिली मेंबर्स हैं वो भी बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत सपोर्टिव है। मेरे हस्बैंड भी, मेरी फैमिली जो थे, मेरी बहन भाई, वो मेरी वालदा बहुत सपोर्टिव थे, हमेशा से मेरी जर्नलिज्म के लिए रहे। तो वो फिर ज्यादा अच्छा लगता है कि आप इंजॉय करें जिस चीज को, वो काम करना तो हमें सबसे अच्छा है। ठीक है, कशमाला ये बताइएगा कि हम मुख्तलिफ चैलेंजेस के हवाले से बात कर रहे थे, उस पर भी हम बात करेंगे कि चैलेंजेस क्या हैं या क्या होना चाहिए, कैसे बेहतर हो सकता है माहौल ख़वातीन के लिए। लेकिन सबसे पहले ये बताइएगा कि आपका CSS की तरफ कैसे आना हुआ, किसी ने मोटिवेट किया, किसका फैसला था? नादिर, मेरा सिविल सर्विस में एक तो फैमिली की तरफ से था। माय नाना वाज इन द सिविल सर्विस, उनको बड़ा शौक था। मेरे 2 मामू उन्होंने दिया, दे कुड नॉट क्लियर, उस वक्त रिटर्न क्लियर हो गया, एलोकेट नहीं हुए। तो मेरे नाना को भी बड़ा शौक था।
And then moving on, a class fellow of mine at NUST, she topped the exam. So that was also an inspiration. When she topped the exam, I was working at Telenor, and corporate sector obviously it's quite draining. आपको पता ही होगा, तो उससे फिर मुझे थोड़ा सा हुआ कि I should go towards public service. थोड़ा सा एक मीनिंग की तरफ रुझान हुआ कि I want to do something meaningful. तो उस क्लास फेलो से भी इंस्पायर होके थोड़ा फैमिली का भी था, and then gradually the realization that long term I do want to do something that is meaningful and that contributes towards my country. तो उससे जो है फिर मैंने I came towards CSS. लेकिन सिविल सर्विसेज के हवाले से अगर हम बात करें, जैसे हमने चैलेंजेस की बात की, हाल ही में आपने ये भी देखा होगा कि कुछ अफसोसनाक वाक़यात भी पेश आए जिस पर हम पहले भी शायद बात कर चुके हैं। लेकिन माहौल कैसे बेहतर होना चाहिए सिविल सर्विसेज के हवाले से? जो ख़वातीन हैं, जो यंग आती हैं, उनके लिए क्या बेहतर होना चाहिए? जो शिकायतें आती हैं, जो रिपोर्ट्स आती हैं, आपके नज़दीक कानून साजी भी मौजूद होती है लेकिन उसके बावजूद कुछ शिकायतें ज़रूर आती हैं, तो आपके नज़दीक उस माहौल को, उन शिकायतों को कैसे दूर किया जा सकता है? क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने कहा कानून साजी की गई है। डेफिनेटली इन द पास्ट 2 decades काफी ज्यादा कानून साजी की गई है, थैंक्स टू एक्टिविज्म एज वेल, एंड थोड़ा गवर्नमेंट का भी इस तरफ रुझान था, तो चीजें तो इम्प्रूव हुई हैं। अगर मैं अपनी सर्विस को देखूं तो आई एम वेरी हैप्पी कि पाकिस्तान कस्टम्स इज वेरी इंक्लूसिव, इट्स अ यूनिफॉर्म्ड सर्विस, और द बल्क ऑफ योर जूनियर्स जो आपको रिपोर्ट कर रहे हैं दे आर मेल, लेकिन वो डिफरेंस कभी आपको महसूस यहाँ पे नहीं होता है सच कि वो आपको उसी तरह रिपोर्ट करते हैं जिस तरह एक यूनिफॉर्म मेल ऑफिसर को करते हैं। हाँ, जहाँ तक वाइडर सिविल सर्विस की बात है या ग्रेटर रिफॉर्म की बात है, तो एटीट्यूड्स चेंज करने की जरूरत है। हमारे पास लॉ की कमी नहीं है, हमारे पास एंटी वर्क प्लेस हरासमेंट एक्ट है, इसी तरह के 3-4 और एक्ट्स हैं जो मोर देन इनफ है टू कवर द लेजिस्लेटिव स्लाइड। लेकिन व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन, एंड इम्प्लीमेंटेशन से ज्यादा एटीट्यूड, इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाती है, जो जनरल सोसाइटी वाइड एटीट्यूड है वो चेंज होना बहुत जरूरी है। अभी काफी हद तक चेंज आया है, लेकिन अगर आप ऐसी जगहों पे देखें जहाँ पे एजुकेशन का थोड़ा सा जो बैकवर्ड एरियाज है, वहां पे दे स्टिल लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। वहां पे एजुकेशन, एक तो एजुकेशन को फरोग देना जरूरी है, दूसरा ये कि ज्यादा इंक्लूसिविटी होनी चाहिए। अब अगर हम देखें बाकी पुलिस सर्विस में भी आप देखें तो काफी सारी खवातीन आ रही हैं, तो ग्रेजुअली एक चेंज आ रहा है। ठीक है नायला, ये बताइएगा कि हम पहले भी जब बात की थी और जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स का हमने जिक्र किया, उन रिपोर्ट्स के मुताबिक आपने कई जो बुलंद चोटियां हैं वो भी सर करने में आपको कामयाबी हासिल हुई है। ओवरऑल आप बताएंगी कि कितनी बुलंद चोटियां हैं जो अभी तक आपने वो सर की हैं, कोई रिकॉर्ड जो है वो आपने कायम की है? दुनिया में 14 पीक्स ऐसी हैं जो 8000 मीटर से ऊपर हैं, और 8000 मीटर की सिग्निफिकेंस इसलिए क्योंकि उसके बाद डेथ जोन स्टार्ट होता है, क्योंकि ऑक्सीजन इतनी कम होती है। 14 में से मैंने 11 कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और 3 रह गई हैं, तो आई एम प्लानिंग टू क्लाइंब 12th one इंशाल्लाह, अटेम्प्ट इट नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह। अच्छा, तो ओवरऑल 8000 से ऊपर की जो आप बात कर रही हैं, एक वही है या इसके अलावा भी पाकिस्तान के या बाहर भी हमने देखा कि आपने कुछ पहले भी जिक्र किया था? तो मैंने अभी मेरा प्रोजेक्ट जो चल रहा है वो सिर्फ 8000 मीटर से ऊंची पीक्स का है, और 8000 मीटर की एक्चुअली एक पीक भी आप अपनी लाइफ में सबमिट करें तो इट्स अ बिग अचीवमेंट। तो मैं पाकिस्तान में 5 है, मैंने 5 इंक्लूडिंग K2, नांगा पर्वत, ब्रॉड पीक सबमिट किए हैं। पाकिस्तान से बाहर अगर बात करें तो मैंने एवरेस्ट, लोटसे, अन्नपूर्णा जैसी मतलब टोटल 11 पीक्स की हैं, और ये पाकिस्तान, नेपाल और चाइना में है 11 पीक्स। ठीक है नौशीन, आपने पहले जिक्र तो किया कि सहाफत की वजह से कई ईदें जो है आपने मिस की हैं। ओवरऑल कभी फैमिली की तरफ से आपके ऊपर कोई प्रेशर हो या उन्होंने कहा हो कि ये कौन सी नौकरी है कि आप ईद भी जो है वो बाहर कर रही हैं?
नहीं, इत्तेफाक से मेरी फैमिली ने हमेशा ही सपोर्ट किया। वो कहते हैं कि चलो हम फ्लेक्सिबल कर लेते हैं टाइमिंग, जैसे मेरे हस्बैंड और मैं इवनिंग शाम के टाइम मैं आमतौर पे कोशिश करती हूँ मॉर्निंग्स में अपनी ड्यूटीज कर लूँ। हाँ, अलबत्ता पहले टेररिज्म बहुत ज्यादा होती थी, आपको याद होगा, और नादिर ईद के दिनों में स्पेशली टारगेट किया जाता था, एक्टिव इस तरह के वाकयात हो जाते थे। उन दिनों विजिलेंट रहना और कोई अपने आप को महफूज करना, वो एक बड़ा हार्ड हमें टाइम होता था। लेकिन मेरी फैमिली ऑफ कोर्स मेरे आगे एक्सप्रेस तो नहीं करती थी, लेकिन मुझे अंदाजा है कि मेरी फैमिली उस टाइम वरिड होती थी जब मैं उन दिनों में करती थी। लेकिन वो यूज टू हो चुके हैं, उनको पता है इसकी फील्ड है और ये जाती है और अपने काम करती है, तो कोई इस तरह से फैमिली को ऑब्जेक्शन नहीं होती, क्योंकि बाकी टाइम होता है हम लोग। वैसे कितनी ईदें मिस की हैं आप? मेरे ख्याल में मैंने जिंदगी में पहली बार ईद जो अपने घर वालों के साथ मनाई है वो 2023 की ईद थी। मतलब 2007 से लेकर 2023 तक मैंने अपनी दोनों ईदें अपने ऑफिस में ही बनाई हैं। और 2023 में मेरे हस्बैंड मुझे अपने साथ लेके गए थे टूर के ऊपर, और हमने वहां पे अपनी पहली ईद जो थी वो सेलिब्रेट की थी। तो इसी तरह से फिर मेरा दिल किया कि मैंने अपने ऑफिस में भी कहा नेक्स्ट ईद आई, मैंने कहा इस ईद को मैं छुट्टी कर लूं। तो मेरे बॉस ने मेरी तरफ देख के कहा, नौशीन मतलब आप आ नहीं सकती हैं, ईद पे लोग कम हैं। मैंने कहा फर्स्ट डे तो मैं ईद के नहीं आऊंगी, जब अपनी फैमिली के साथ मनाऊंगी तो शायद एक दो ईदें ऐसी हैं जो मैंने अपनी फैमिली के साथ इस दौरान मनाई हैं। उसके अलावा मेरी सारी ईद जो है ऑफिस में गुजरी, वो भी एक अच्छा एंटरटेनिंग होता है। पार्क्स में जाते हैं, लोगों को देखते हैं वो ईद कैसे बना रहे हैं, स्पेशली बड़ी ईद के ऊपर बारबेक्यू कर रहे होते हैं लोग, वो बड़ा एक मजे का इवेंट होता है। लेकिन नौशीन, हमने पार्लियामेंट के अंदर आपने रिपोर्ट भी किया है खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कई कवानीन जो है वो मंजूर भी हुई हैं, करारदादें भी आती रही हैं, लेकिन हमेशा जो स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं उनमें जब रिपोर्ट्स आती हैं तो वो तशद्दुद के वाक़यात में कमी के बजाय इजाफा ही नजर आता है। इसकी वजूहत आपकी नज़र में क्या है? मेरे ख्याल में हमारे लोगों का ना एटीट्यूड बिल्कुल नहीं बदल रहा। एक तशद्दुद को हमारे सारे ही लोग, बचपन से ही मैंने देखा है लोगों के अंदर एक तशद्दुद को पसंद किया जाता है। मतलब लोग तशद्दुद पसंद हो जाते हैं, बच्चे भी आप देखें तो फाइट कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। और इसी तरह मैं हमें लेजिस्लेशन से एक जरूर मैं फर्क समझती हूँ पड़ा है, अब रिपोर्ट शायद ज्यादा वाकयात हो रहे हैं। पहले होता था कि वाकया हो गया तो खवातीन बिल्कुल रिपोर्ट नहीं करती थी, बल्कि मना किया जाता था किस तरह की बात घर के अंदर ही रह जाए। अब उससे हवाले से मुझे लगता है कि शायद ज्यादा खवातीन आकर अपने वाकयात जो हैं, जिनके साथ वाकयात हो रहे हैं, रिपोर्ट करें। अलबत्ता बेचारी खवातीन प्रेशर में आके, फिर सोशल प्रेशर्स में आके अपने केसेस विड्रॉ कर लेती हैं जरूर, लेकिन रिपोर्ट अब हमें पहले से ज्यादा हो रहे हैं। और एक और भी बात है, अब मैं अपने इलाकों में एटीट्यूड देखती हूँ, क्योंकि हमने भी टाइम गुजारा है, वो टाइम भी हमने देखा जब खवातीन पर डोमेस्टिक वायलेंस होता था तो लोग कहते थे कोई बात नहीं, घर की बात है। लेकिन अब इलाके के लोग भी उठ के आ जाते हैं और वो कहते हैं जिस खातून के साथ कुछ हुआ होता है, ज्यादती हुई होती है, उसको तशद्दुद किया गया होता है, उसके घर के भी बाहर हमने देखा लोग आ जाते हैं, लोग रोकते हैं, आके रोकते हैं, लड़ाई छुड़वाते हैं, आके फिजिकली भी लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं बीच में। इस तरह की भी बातें देखी जो मेरे ख्याल में अवेयरनेस की वजह से आना शुरू हो गई हैं। और मेरे ख्याल में अगर हम इम्प्लीमेंटेशन को पुलिस की जानिब से, मुझे लगता है कि आप के पास अगर एक केस रिपोर्ट हो गया तो आप फिर उसके ऊपर जो सजा बनती है जिस बंदे ने तशद्दुद किया है, हमारे मुल्क में सेलिब्रिटीज के ऊपर तशद्दुद हो रहा है। अभी आपने रिसेंटली देखा नसीबुल्लाह का वाकया हुआ है, तो मेरे ख्याल में पुलिस को भी चाहिए कि वो उसको ये ना कहे कि वो डोमेस्टिक घर का मामला था, बल्कि वो उसको थोड़ा सा आगे लेकर चले और उसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन जरूर। हाँ, लेकिन ये जो आपने विड्रॉ करने की बात की, आपको लगता है कि ये भी प्रेशर में आके विड्रॉ किए जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब एक खातून बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पर मतलब बिल्कुल परेशान हो जाती है तो फिर वो जाती है। और मैंने कुछ इस तरह के केसेस भी देखे नादिर जिसमें हस्बैंड तशद्दुद नहीं कर रहा होता बल्कि इन लॉज तशद्दुद कर रहे होते हैं, और उसमें कुछ हस्बैंड भी बेबस, मुझे एक आधा केस मेरे सामने इस तरह का आया कि हस्बैंड भी थोड़ा बेबस दिखाई दे रहा था कि वो किस तरीके से अपनी वालदा को या अपने घर के बाकी अफराद को इस डोमेस्टिक वायलेंस करने से रोके। तो मेरे ख्याल में कि वो प्रेशर जो आता है ना, फैमिली का प्रेशर, बहन भाई भी आ जाते हैं, फिर लड़की के माँ बाप भी आ जाते हैं। लेकिन मैंने इस तरह के बोल्ड केसेस भी अब देखे हैं कि वालिदैन ने कहा कि अगर लड़की के ऊपर तशद्दुद हो रहा है, मैंने अपने साथ की फ्रेंड्स में विटनेस किया कि तशद्दुद की वजह से शादी के चंद ही दिनों के बाद अलहदगी इख्तियार कर दी। वालिदैन ने कहा कि मैं अपने बच्चों को इस तरह नहीं भेजा था कि आप उनके ऊपर तशद्दुद करें। तो ये माशरे में तब्दीली भी आ रही है।